हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। हम आज लाइफ प्रोसेस क्लास 10th बायोलॉजी का देखने वाले हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ चैप्टर्स को रीड करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट पढ़ा था 5.1 और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। जब हमने पढ़ा था टेक्स्ट में ये बताया गया था कि अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सरफेस में जो है, आउटर सरफेस में जो सेल्स है वो तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर सकता है, पर अंदर वाला कर नहीं सकता। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जो सेल्स अंदर है उन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफ्यूजन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए क्यों है। तो डिफ्यूजन जो है वो स्लो प्रोसेस है, तो आंसर है डिफ्यूजन इज टू स्लो एंड इनएफिशिएंट ओवर लार्ज डिस्टेंसेस in multicellular organisms like human cells are located far from the external environment. external environment से ये बहुत दूर है, deeper cells है. Oxygen would take long time to diffuse from the surface to deep tissues. Therefore, complex organism need specialized system like respiratory system and circulatory system. कुछ भी चीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत इसलिए है क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे लेयर्स में होते हैं, तो डीपर लेयर्स तक पहुंचने की जरूरत होती है. Therefore, complex organisms need specialized systems like respiratory and circulatory system to quickly transport oxygens to all cells. Next question है, what criteria do we use to decide whether something is alive? कुछ अगर alive है तो हम क्या क्राइटेरिया कि वो सेल है. पहला है कि वो सेल से बना हो, वो रिस्पॉन्ड करता हो किसी भी स्टिमुलस को, वो ग्रो करता हो, डेवलप करता हो, ये मेंटेन कर और एनर्जी यूटिलाइज करता है मेटाबॉलिज्म. हमने अभी पढ़ा था चैप्टर में कि अगर हमने रोटी खाया है, चावल खाया है, तो इससे हमको जब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा तब तक आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, और इस रोटी या चावल को ग्लूकोज बनने में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने हैं. It reproduces, it has genetic material, DNA और RNA, and it evolves over generation. तो ये सारे क्राइटेरिया हैं ताकि हम बता सके कि ऑर्गेनिज्म जिंदा है. थर्ड क्वेश्चन था, what are outside raw materials used by an organism? कौन से raw materials यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म? outside raw materials like water are used, nutrients are used by organisms too. क्यों यूज किया जाता है? to produce energy, example glucose and oxygen at cellular level, build and repair body structures like protein and cell membrane, supports growth and development and maintain bodily functions. Example is water in temperature regulation and chemical in सब reactions. तो इन सब reactions के लिए हमको बाहर से फूड की जरूरत पड़ती है. लास्ट क्वेश्चन था उस पार्ट में कि व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. आप कौन से प्रोसेस एसेंशियल फील करते हैं एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए? तो क्या क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रेगुलेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म. आप इन आंसर्स को इजीली नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि ये आपके चैप्टर के बीच में से जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने दिया है एटलीस्ट आप उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक चैप्टर का बेसिक बैकग्राउंड आपका रेडी हो जाता है. आपको सबको पता है कि जो एनसीईआरटी की बुक है वो बेसिस है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए या किसी भी हायर लेवल ऑफ एग्जाम्स के लिए. तो आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ें और इसमें से हर एक पॉइंट में से जो क्वेश्चंस अवेलेबल है या जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, और कुछ जो क्वेश्चंस ऑलरेडी बुक में दिए हैं उसके आंसर्स भी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ. तो आप इसके साथ रीडिंग के साथ साथ ये नोट्स भी आप बनाते चले. तो यहाँ तक ये 4 क्वेश्चंस हमारे चैप्टर में पूछे गए थे, तो ये इसका सॉल्यूशन है. अब हम 5.2 रीड करते हैं चैप्टर से. जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिया है. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी के लिए जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना.
तो क्या प्लांट भी खाना बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? चलिए एकदम सिंपल तरीके से आज समझते हैं प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस, जो कि हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। चैप्टर पहले रीड करते हैं, चैप्टर 5 सेक्शन 5.2 न्यूट्रिशन। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. हमको एनर्जी यूज करना होता है. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain the state of order in our body. हमारे बॉडी में जो एनर्जी लग रहा है वो हर वक्त एनर्जी चाहिए. चाहे आप सो रहे हैं, आप बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हर वक्त आपको एनर्जी चाहिए. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. हमको ये सब एनर्जी के लिए फूड मटेरियल बाहर से चाहिए होता है, और इस सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल कहाँ से मिलते हैं? जो खाना हम खाते हैं उससे मिलते हैं. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? इंसानों को कैसे फूड मिलता है, या लिविंग क्रिएचर्स को कैसे फूड मिलता है? ज्यादा सही ये होगा कि हम बात करें लिविंग थिंग्स, जो भी जिंदा है उनको खाना कैसे मिलता है. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. हर एक इंसान का, हर एक कैटेगरी ऑफ लिविंग थिंग्स के फूड के इनटेक का प्रोसीजर अलग होता है. सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर से लेता है? प्लांट्स. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. जो भी ग्रीन कलर का है वो खुद खाना खुद बनाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो प्लांट्स हो, और इनको हम कैटेगरी में डालते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ये है ऑटोट्रॉफ्स. इस वर्ड को अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए. ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि ग्रीन कलर के होंगे और वो खुद खाना बना सकते हैं. ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. आपको पता है कि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो ग्रीन होता है. अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइजेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जैसे हम कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं, स्टार्च खा रहे हैं, हम ग्लूकोज नहीं खा रहे हैं. हम स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स carbohydrate है. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. आप स्टार्च खा रहे हो पर बॉडी को जरूरत है ग्लूकोज की, तो आपके स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज में बदलना होगा. अगर बदल दिए तो एनर्जी मिलेगी, और अगर नहीं बदले तो एनर्जी नहीं मिल सकती. To achieve this, organisms used biocatalyst called enzymes. और इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन लगता है? एंजाइम्स. बायोकैटलिस्ट वर्ड क्यों यूज किया गया है? बायो मतलब लिविंग, कैटलिस्ट मतलब वो सब्सटेंस जो कि इस रिएक्शन को, जब हम स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर रहे हैं, इस रिएक्शन को जल्दी करा दे, उसको बोलते हैं कैटलाइज या कैटलिसिस्ट. Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. अब आपको आलू खाना है स्टार्च के फॉर्म में, तो ये आलू कहाँ से आएगा? ऑटोट्रॉफ से. आलू प्लांट से मिलेगा, तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? एक प्लांट फूड. हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स एनिमल एंड फंगस. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स है और हेटेरोट्रॉपिक में एनिमल्स एंड फंगस है. तो आज हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझेंगे पहले कि ऑटोट्रॉप्स होते क्या है. 5.2.1 Autotrophic nutrition. Carbon and energy requirement of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. कार्बन और एनर्जी कैसे फुलफिल होता है? फोटोसिंथेसिस. इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक्स इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये जो है ये क्या करते हैं? ये बाहर से खाना लेते हैं और उसके बाद बाहर से खाना नहीं लेते, ये खुद खाना बना लेते हैं, और इसको सब बनाने के लिए जो सामान है वो बाहर से मिल जाता है. जैसे सनलाइट लगता है, क्लोरोफिल खुद के पास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं, पानी बाहर से लेते हैं, और इन सब को लेके वो एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बना लेते हैं जो कि स्टोर हो सकता है. This material is taken in the form of carbon dioxide, water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आप क्लास 6-7 से पढ़ रहे हैं.
प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करता है। पर ये इजी सा है, पर इसमें से आएगा भी 5 नंबर का क्वेश्चन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 भी है और 5 क्वेश्चंस आते भी हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये बहुत एनर्जी गिविंग फूड है, और ये कहाँ से बन रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये यूटिलाइज करते हैं, और इसके बाद सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। We will study how this takes place in the next section. Carbohydrate which is not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserves to be used as and when required by the plant. तो प्लांट कार्बोहाइड्रेट पहले बना लिया, अब कार्बोहाइड्रेट को वो स्टोर कर देगा। स्टोर कहाँ करता है, रूट्स में। इसीलिए जो आलू होता है वो रिच इन स्टार्च है, क्योंकि वो फ्रूट्स में या फिर रूट्स में ये दोनों जगह पे अपने कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने पे वहां पे किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आंसर होगा स्टार्च। और जब यही क्वेश्चन एनिमल के फॉर्म में पूछेगा तो आपको लिखना है ग्लाइकोजन। एनिमल में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, which serves as their internal energy and when required. A somewhat similar situation is seen in us when some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. हमारे बॉडी में यही चीज दिखता है जब हम जो हमारे बॉडी का कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो हम क्या है, एनिमल कैटेगरी में। तो प्लांट कैटेगरी में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल कैटेगरी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये रिएक्शंस बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। 6CO2 plus 12H2O gives 6H12O6 plus 6O2 plus H2O। अब ये रिएक्शन थोड़ा सा बदल गया। हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते थे, ये वाटर की बात नहीं करते। अब हम थोड़ा क्लास 10th में आ गए तो हम इस वाटर को भी ऐड कर दिए, और ये वाटर कहाँ का है, ये वो वाटर ड्रॉपलेट से जो इवापोरेट हो जाएगा। Let us see how this actually happens during the process of photosynthesis. The following events occurs during this process. अब आया बेसिक प्लांट का खाना बनाने का तरीका। Absorption of light energy by chlorophyll. क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। Conversion of light energy to chemical energy. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और ये केमिकल एनर्जी स्प्लिट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, ताकि बन जाए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये 3 स्टेप होगा। पहला स्टेप, लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लो। सेकेंड स्टेप, लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, और वाटर को स्प्लिट कर दो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दो। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दो और बना लो कार्बोहाइड्रेट। These steps need not take place one after the other simultaneously. For example, desert plants cannot take up carbon dioxide at night and prepare desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acting upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक कर रहे हैं। Let's see how each of these components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe the cross sections of the leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. अभी इसमें green dot दिख रहा है, और ये green dots किस पे है, green dots है क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। Let us do an activity. ये एक्टिविटी आप 2 साल पहले भी पढ़ चुके हो। एक पॉटेड प्लांट लेना है जो कि वेरीगेटेड हो। वेरीगेटेड का मतलब है जहां पे हमको 2 कलर्स के एक एक पत्ती में 2 कलर्स दिखे, उसको हम वेरीगेटेड बोलते हैं। और उसके बाद आप इस प्लांट को डार्क में रख दीजिए 2 से 3 दिन। जब आप इस प्लांट को डार्क में रख देते हैं तो क्या होगा, जितना भी इसमें से स्टार्च था इस पत्तियों में, हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद पत्तियों में स्टार्च आ जाएगा। तो ये जैसे ही अंधेरा हो गया, डार्क में रख दिया आप, तो ये स्टार्च पूरा स्टोर हो गया।
अब पत्ती को तोड़ लोगे तो इस पत्ती में स्टार्च होगा नहीं। अब इस पत्ती को तोड़ने के बाद आप इसको मार्क कर दीजिए, मार्क कर लीजिए और इसको बॉइलिंग वाटर में डिप कर दीजिए। बॉइलिंग वाटर में डिप करने से इसके जो स्टेन्स है, उसका जो पिगमेंट है वो निकल जाएगा। फिर उसको अल्कोहल से वॉश कर दीजिए तो वो क्लियर हो जाएगा। अब इसको हीट थोड़ा सा हीट करिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, उसके पोर्स रिलीज हो जाए। अब उसमें से अब पत्ती का कलर क्या हो जाएगा, पत्ती का कलर कलरलेस हो जाएगा क्योंकि सारा पिगमेंट वॉश ऑफ हो गया है। अब उसमें आप डाल दो आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि रिएक्ट करता है स्टार्च के साथ और ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो ये ब्लू ब्लैक कलर तभी बनेगा जब स्टार्च में पत्तियों में स्टार्च हो। तो आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टार्च कुछ कुछ एरियाज में रहते हैं और कुछ कुछ एरियाज में नहीं रहते हैं। तो वेरीगेटेड बिफोर स्टार्च एंड आफ्टर स्टार्च, जहां पे ग्रीन कलर था पत्तियों का, उस पत्तियों के ग्रीन वाले पोर्शंस में स्टार्च था और इस स्टार्च से ये ब्लू ब्लैक कलर बन गया है। अब let us study how the plants obtain carbon dioxide. In class 9th we have studied about stomata. Stomata इस तरह का ओपनिंग होता है जिसको गार्ड करते हैं गार्ड सेल्स, और इसमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स। ये पोर ओपन हो जाता है तो गैस अंदर बाहर कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सकता है। साथ ही साथ ये लोअर सरफेस ऑफ लीफ में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन या इवापोरेशन ना हो। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, द प्लांट्स क्लोजेस दिस स्टोमेटा व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं चाहिए होता है या एक्सेस वाटर लॉस नहीं करना है तो फिर ये आप एरिया अपने ओपनिंग को क्लोज कर लेता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ये कौन गार्ड करता है, गार्ड सेल के द्वारा गार्डेड रहता है। द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम and causing a stomatal pore to open. Similarly the pores close if the guard cell shrinks. अगर गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे तो पोर बंद हो जाएगा, गार्ड सेल फूल जाएंगे तो उसको स्टोमेटल पोर्स को भी खींच के बड़ा कर देंगे। इसके बाद 202 एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है 5.2 और फिर हम पढ़ेंगे हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। पर आज के लिए बस इतना ही। हम इस चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि आप बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होते रहे। आप जहां से भी इस चैनल को देख रहे हो आप उसको सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ अपना लोकेशन कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।